हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएनएस का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो आपका फॉल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड है और जो ऐसे ऑफेंस हैं जो पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट में होते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 14 है ये आईपीसी में चैप्टर नंबर 11 था। ठीक है, जो 191 सेक्शन से लेकर के 229 ए सेक्शन तक हम पढ़ते थे आईपीसी में, वही ये सेक्शन जो चैप्टर 14 के रूप में 227 सेक्शन से लेकर के 269, ठीक है ना, 227 से लेकर के 269 सेक्शन तक है। और इसमें भी आप देखेंगे जो शुरू की जो सेक्शन है बस ये 227 और 228 जो सेक्शन है यही यहाँ पर जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी आपकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कुछ सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो उन सेक्शंस को भी हम देखेंगे और जो मार्जिनल मतलब जो हेडिंग है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे बाकी सेक्शंस को, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहली सेक्शन है 227 जो कि आपकी 191 सेक्शन से कोरिलेट करती है आईपीसी से, जो फॉल्स जो एविडेंस होता है उसके बारे में है कि कोई व्यक्ति होता है वो अपना फॉल्स एविडेंस जो है झूठा साक्ष्य है वो अपना कहाँ कहाँ पर देता है। या तो जब कोर्ट में गवाही होती है तो वहाँ पर अपना जो है शपथ पर दे रहा है, या विधि के किसी मतलब लॉ के किसी एक्सप्रेस प्रोविजन के द्वारा सत्य कथन करने के लिए कहीं पर वो लीगली बाउंड है, ठीक है ना। या किसी सब्जेक्ट पर वो डिक्लेरेशन करने के लिए लॉ के अधीन क्या है वो बाउंड है, और तब बाउंड होते हुए वो ऐसा स्टेटमेंट देता है जो क्या है फॉल्स है, ठीक है ना। या फिर उसके मतलब झूठ होने के बारे में उसको नॉलेज है कि ये कैसा है फॉल्स है, ठीक है ना। तो फॉल्स स्टेटमेंट या फिर उसको विश्वास है उसका कि ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जिसके सत्य होने का उसको क्या नहीं है विश्वास नहीं है। तीसरी कंडीशन ये है, या तो विश्वास है कि वो फॉल्स है, या जिसके सत्य होने का उसको क्या नहीं है विश्वास नहीं है, वो क्या कहलाएगा कि उसने जो क्या दिया है फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति होता है इसको तोड़ तोड़ के आपको पढ़ना है, ठीक है ना। कि कोई 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 व्यक्ति होता है वो दो कंडीशन पर, एक शपथ पर, ठीक है ना शपथ द्वारा, दूसरा क्या है कि विधि के अधीन अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरा, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए। तीन कंडीशन को आपको ऐसे लिखना है शपथ द्वारा, यानी पहली लाइन में यहाँ पे लिखना है कि कोई व्यक्ति या जो कोई, ठीक है ना, पहली लाइन में यहाँ पे लिखना, फिर नेक्स्ट लाइन से आपको यहाँ पे लिखना शपथ द्वारा, या फिर सेकंड ऐसे करके विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, फिर थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है किसी सब्जेक्ट पर डिक्लेरेशन करने के लिए लॉ द्वारा आबद्ध होते हुए या बाउंड होते हुए, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में आपका आएगा ऐसा स्टेटमेंट करता है जो मिथ्या है। तो इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे कह सकते हो, आबद्ध होते हुए थर्ड पॉइंट में आ गया, चौथे पॉइंट में आ जाएगा कि मिथ्या स्टेटमेंट करता है, ठीक है ना। तो फोर्थ लाइन में आ जाएगी मिथ्या यानी फॉल्स स्टेटमेंट, मिथ्या मिथ्या कथन, मिथ्या कथन करता है यानी फॉल्स स्टेटमेंट करता है। फोर्थ लाइन में ये हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लगाएंगे और या, फिर पांचवें पॉइंट में आप लिखेंगे, पांचवें पॉइंट में फिर आप लिखेंगे या कर और या करके, या जिसके मिथ्या होने का उसको ज्ञान है ना, या विश्वास है। फिर छठे पॉइंट में लिखेंगे या जिसके सत्य होने का उसको विश्वास नहीं है। तो ऐसे करके जब आप पॉइंट में लिखेंगे तो आपको ये पूरा सेक्शन जब तोड़ के लिखेंगे तो बहुत इजी सेक्शन लगेगी ये, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट की। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आप कैसे दे रहे हैं, वर्बली दे रहे हैं या फिर रिटन में दे रहे हैं, यानी यहाँ जो स्टेटमेंट है एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है, वहाँ पर ऊपर ये नहीं बताया गया था कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है कथन ये कैसा होगा, वर्बल होगा
या रिटन में होगा। तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कह रहा है कि ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, या तो वर्बल हो सकता है या रिटन में भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन सेकंड जो यहाँ पर कह रहा है कि जब वो शपथ पर करता है या लीगली बाउंड होने के बाद में जब वो करता है स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पर जो अटेस्ट करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन है ना, अटेस्ट करने वाले व्यक्ति के विश्वास, अपने विश्वास के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट इस सेक्शन के अंतर्गत में आएगा। और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, और यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता है, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति अटेस्ट करके शपथ पर देता है या अपने स्टेटमेंट को जो है अन्यथा अदरवाइज तरीके से देता है, जैसे रिटन में दे रहा है वो, है ना, तो रिटन में अब वो ये नहीं कह सकता कि मुझे विश्वास नहीं है जब वो अटेस्टेड कर रहा है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है, ये क्या आएगा, मिथ्या साक्ष्य देने का यहाँ पर दोषी होगा, भले ही उसे जिस बात का उसको विश्वास नहीं है, ठीक है ना। और यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वो नहीं जानता है, और वो इस बात का क्या कर रहा है, अटेस्टेशन दे रहा है, प्रमाण वहाँ पे अटेस्ट कर रहा है उस बात को, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो भी वहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट होगा। मैं जिस बात को वो नहीं जानता उस बात के लिए वो कह रहा है वहाँ पर कि वह उस बात को जानता है, और जिस बात का उसको विश्वास नहीं है लेकिन वहाँ पर अटेस्टेशन करके वहाँ पर ये कह रहा है कि उसको उस बात का विश्वास है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने विश्वास के बारे में उसका जो ये फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा वो यहाँ पर उसके लिए दोषी माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन ये है। इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो डी वाला जो इलस्ट्रेशन है ना यहाँ पर, और बी वाला, ये दो स्टेटमेंट दो इलस्ट्रेशन देखना। ए सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा अपने बाउंड होते हुए ये कथन करता है, स्टेटमेंट देता है कि कोई अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वह जेड का हस्तलेख है, ठीक है ना। यानी किसकी हैंडराइटिंग में है, वो जेड की हैंडराइटिंग में है, इस बात का वो विश्वास करता है। सत्य कथन करने के लिए वो शपथ के द्वारा कह रहा है इस बात को कि वह अमुक हस्ताक्षर यानी कोई हस्ताक्षर जो है वो जेड की हैंडराइटिंग में है, जबकि उसको विश्वास इस बात का नहीं है कि वो जेड की हैंडराइटिंग का है, ठीक है ना। अब यहाँ वो ये स्टेटमेंट जब करता है और उसका झूठा होना वो जानता है कि वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो कैसा दे रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट देता है। यानी वो जानता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति अपने स्टेटमेंट के बारे में वो जानता है कि वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है, और ये भी जानते हुए वो ज़बरदस्ती उस पर विश्वास कर रहा है कि हाँ मैं विश्वास में जो शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, मैं कसम से कह रहा हूँ, ये ऐसे कहते हैं ना। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर, कोई अपनी दृढ़ता से फर्मली किसी बात को जो कहता है और रिटन में कह रहा है, वहाँ पर एफिडेविट पे कह रहा है, अटेस्ट कर रहा है, शपथ में कह रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पर ये माना जाता है कि वो फॉल्स स्टेटमेंट देता है। उसके बाद में यहाँ पे डी वाला आप देखेंगे, ए शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए यहाँ पर बाउंड है, और तब वो स्टेटमेंट दे रहा है और ये कह रहा है कि वो जानता है, क्या जानता है, कि जेड एक स्पेसिफिक डे पर या पर्टिकुलर डे पर एक पर्टिकुलर प्लेस में था, ठीक है ना, जबकि वह उस विषय में कुछ भी नहीं जानता है। तो ए क्या दे रहा है यहाँ पर, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बारे में जानता कुछ नहीं है, फिर भी इतने दृढ़ तरीके से फर्मली वो कह रहा है, वहाँ पर शपथ पे कह रहा है जहाँ पर वो लीगली बाउंड है वो सत्य बात कहने के लिए, जबकि फिर भी वो झूठ कह रहा है वहाँ पर, है ना। वो कह रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो एक मतलब उस दिन वो फलानी जगह पर था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उसने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है।
अब चाहे बताए हुए दिन वो उस जगह पर रहा हो जेड या नहीं रहा हो, इस बात से मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके दो इलस्ट्रेशन इसके इम्पोर्टेंट थे। अब नेक्स्ट सेक्शन है आपका 228। यह फैब्रिकेट होता है फॉल्स एविडेंस का, यानी जो 192 सेक्शन है एविडेंस आईपीसी की, उससे रिलेटेड है ये। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। एक तो है कि कोई भी इस इंटेंशन से किसी सर्कमस्टेंस को, एक तो सर्कमस्टेंस आपको याद रखनी है यहाँ पर, है ना। कोई भी व्यक्ति है वो इस इंटेंशन से किसी सर्कमस्टेंस को एग्जिस्टेंस में लाता है, अपने अस्तित्व में लाता है, यानी किसी परिस्थिति को वो बनाता है। ठीक है ना। या फिर किसी, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये हो गया, किसी बुक्स में, किसी रिकॉर्ड में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई क्या करता है, यहाँ पर फॉल्स एंट्री करता है, मिथ्या प्रविष्टि करता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया यहाँ से, इस इंटेंशन से किसी सर्कमस्टेंस को एग्जिस्टेंस में लाता है। सेकंड यहाँ पे ये हो गया यहाँ पर, या फिर किसी बुक्स को, रिकॉर्ड को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई फॉल्स एंट्री करता है, गलत एंट्री कर देता है ना। या थर्ड यहाँ पर आप देखेंगे, ये तीसरा वाला पॉइंट है, या फिर मिथ्या कथन, फॉल्स स्टेटमेंट पहले से ही है किसी डॉक्यूमेंट में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, और उसको वो क्या कर रहा है, उस तरह का रच रहा है, यानी फ्रेम कर रहा है उस तरह का। ठीक है ना, बना रहा है। मेक्स एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कंटेन कर रहा है एक फॉल्स स्टेटमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीज़ें हो गई आपकी, यहाँ तक आप इसको पढ़ना है पहले। पहला हो गया, किसी सर्कमस्टेंस को एग्जिस्टेंस में ला रहा है, यानी कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बना रहा है। या फिर किसी बुक्स, रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई फॉल्स एंट्री कर रहा है, गलत एंट्री कर रहा है। तीसरा, किसी में कोई गलत कथन लिखे हुए हैं, और गलत कथन जिसमें लिखे हुए हैं उस तरह की कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वहाँ पर बना रहा है। तब क्या होगा, तब ऐसी सर्कमस्टेंस जो उसने बनाई, या ऐसी फॉल्स एंट्री जो उसने बुक्स में, रिकॉर्ड में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में की, या ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मिथ्या कथन थे, वो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, है ना, या फिर किसी ऐसी प्रोसीडिंग में जो पब्लिक सर्वेंट के सामने जो है वो की जाती है विधि द्वारा। ठीक है, उसको, ऐसी सर्कमस्टेंस को, या ऐसी जो फॉल्स एंट्री की गई है उसको, या ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट को वो एविडेंस के रूप में वहाँ पर दर्शाता है। और इस प्रकार एविडेंस में दर्शाने पर, एविडेंस में उसको यूज किए जाने पर, ऐसी सर्कमस्टेंस को, ऐसी फॉल्स एंट्री को, ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट के कारण कोई दूसरा जो व्यक्ति रहेगा वो क्या होगा, जिसे, कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्रवाई में, कौन सी कार्रवाई, जो जुडिशियल कार्रवाई थी, या दूसरी ऐसी कार्रवाई जो पब्लिक सर्वेंट के सामने होनी थी, ठीक है, उस कार्रवाई में इस एविडेंस के आधार पर, जो एविडेंस के रूप में उसने यूज किया इनको, इस एविडेंस के आधार पर राय कायम करनी है। ठीक है ना, उस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जिसे इसके आधार पर अपनी राय बनानी है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम जो भी होंगे उनके लिए तात्विक किसी बात के संबंध में वो क्या करता है, गलत राय बना लेता है, इस फैक्ट के आधार पर, इस एविडेंस के आधार पर। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, इसको माना जाएगा कि उसने फॉल्स जो है एविडेंस वो फैब्रिकेट किया है, गढ़ा है। ठीक है ना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, यानी उस रिजल्ट से संबंधित किसी बात के संबंध में वो वहाँ पर गलत राय बना लेता है दूसरा व्यक्ति। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि उसने फॉल्स एविडेंस यहाँ पर फैब्रिकेट किया है, गढ़ा है। तो ये जो फॉल्स स्टेटमेंट फैब्रिकेट होता है ना, ये गलत एंट्रियाँ जो हैं उसके आधार पर होता है, कि किसी डॉक्यूमेंट में गलत एंट्री कर दी जाती है, जैसे, या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसी बना दी जाती हैं। केवल डॉक्यूमेंट एंट्री नहीं है यहाँ पर, देखा होगा आपने, ये बुक्स, रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो गया, है ना, किसी के व्हाट्सएप
या किसी के अकाउंट में जाके वहाँ पे नाम चेंज कर देना, किसी का नाम से किसी को अपना जो है एंट्री कर देना, आईडी बना देना किसी की, ठीक है, दूसरे के उससे, या फिर किसी सर्कमस्टेंस को अस्तित्व में लाना, मतलब किसी का झूठा नाम लग जाए इसलिए कोई जगह ऐसी चीज़ रख देना वहाँ पर, है ना, दूसरे का नाम लग जाए जिससे, या फिर किसी में डॉक्यूमेंट में फॉल्स स्टेटमेंट है और उस तरह के इस तरह के डॉक्यूमेंट उनको देख करके और फिर कि हाँ भाई ये गलत हैं डॉक्यूमेंट, और फिर उन डॉक्यूमेंट को उस तरह से बना देता है ताकि सामने वाला व्यक्ति ये समझे कि हाँ ये इस तरह के यही डॉक्यूमेंट इसने ही मतलब इसी के हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो हैं फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट में आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सर्कमस्टेंस बनाई उसने कि एक बक्से में जो जेड का है और उस बक्से में क्या कर रहा है वो इंटेंशनली यहाँ पर ज्वेलरी रख दे रहा है, ठीक है ना। अब क्यों रख रहा है, ताकि वो उस बक्से में पाए जाएं, और इस सर्कमस्टेंस आ गया ना, सर्कमस्टेंस उसने बनाई, तो इस सर्कमस्टेंस से जेड को जो क्या किया जाए, चोरी के लिए कन्विक्ट यहाँ पर किया जाए। तो ये क्या हो गया, ए ने मिथ्या साक्ष्य यहाँ पर गढ़ा है। तो यहाँ पर उसने सर्कमस्टेंस बनाई इस तरह की। अब इससे क्या हुआ, ये यहाँ पर क्यों है, क्योंकि सर्कमस्टेंस बनी, इससे सामने वाला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति क्या होगा, कोई अन्य व्यक्ति जो था कि उस बारे में गलत राय बनाता है। तो यहाँ पर जेड के बारे में, यहाँ पर जेड के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति जो रहेगा, यानी जैसे पुलिस रहेगी या कोई भी व्यक्ति रहेगा, वो क्या मानेगा कि ये जेड ने चुराए हैं आभूषण यहाँ पर, तो वो गलत राय बना ली ना उसने, पुलिस ने इसके बारे में। तो यहाँ पर ये कहा गया है, जो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पर क्या करेगा, साक्ष्य में एविडेंस के रूप में दर्शाया, और इस प्रकार एविडेंस के रूप में दर्शाने पर उस सर्कमस्टेंस के बारे में कोई व्यक्ति यहाँ पर कौन हो गया, जो दूसरा व्यक्ति रहेगा, जैसे पुलिस है या कोर्ट है ना, जज है, तो वो यहाँ पर उस कार्रवाई में साक्ष्य के आधार पर क्या बनाएंगे, राय कायम करनी है जिसे, तो किसको करनी है, कोर्ट को करनी है। तो कोर्ट हो गया, या फिर वहाँ पर पुलिस जब पकड़ती है तो वो ये समझ के पकड़ती है ना, कि इसने ही चोरी की है। तो उस कार्रवाई के परिणाम के लिए वहाँ पर, तो यहाँ तो ये बात आ रही है कार्रवाई के परिणाम के लिए का मतलब क्या है, वहाँ पर कोर्ट की बात है यहाँ पर, ठीक है ना, जुडिशरी की बात है ये। तो वहाँ पर किसी बात के बारे में वो गलत राय बनाएगा फिर यहाँ पर। ये कहानी थी इसमें सारी। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो ए अपनी दुकान की जो बुक है, ठीक है ना, शॉप बुक जिसको बोलते हैं, उसमें वो वहाँ पर गलत एंट्री कर देता है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वह कोर्ट में एक कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में वहाँ पर काम में लाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि उसने क्या किया, क्योंकि अब इसके बारे में इस जो गलत एंट्री की है इसमें कोर्ट अपनी राय बनाएगा, और राय कैसी बनाएगा, गलत बनाएगा अपनी ओपिनियन। तो यहाँ पर ये क्या माना गया, यहाँ से फॉल्स एविडेंस यहाँ पर फैब्रिकेट कर दिया इसने, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये इलस्ट्रेशन है। अब उसके बाद में यहाँ से इसके लिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड, जो आपका 193 सेक्शन है। अब इसमें जो पनिशमेंट रहेंगे वो दो तरह की कार्रवाई के लिए होते हैं। एक तो हो गया जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है ना, और एक हो गया अन्य अन्य मामले में। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई एविडेंस वहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो पनिशमेंट है वो किस तरह का मिलेगा, 7 वर्ष तक का पनिशमेंट है, और साथ ही साथ 10,000 रुपये तक का यहाँ पर फाइन है, ठीक है। पहले यहाँ पर जो आईपीसी में था वो 7 वर्ष तक का पनिशमेंट और जुर्माना। तो जुर्माना वहाँ पर स्पेसिफिक नहीं था, मतलब यहाँ पर जो है आईपीसी में जुर्माना स्पेसिफिक नहीं था, यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से दे दिया है कि 10,000 रुपये तक का यहाँ पर फाइन भी होगा, ठीक है। तो ये चेंज यहाँ पर किया गया है इस सेक्शन में। ऐसे ही आप सेकंड जो क्लॉज है इसका 229 का, यहाँ पर जब अन्य मामले में इसको यूज किया जाता है फॉल्स एविडेंस को, ठीक है, तो यहाँ दोनों के लिए दंड है, यहाँ पर फॉल्स एविडेंस देना और फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करना, दोनों के लिए ही पनिशमेंट है दोनों सेक्शन में। तो यहाँ जो पनिशमेंट है वो कितना है, 3 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट है, और साथ ही साथ 5,000 रुपये तक का फाइन है। तो यहाँ पर भी ये जोड़ा गया है, इसमें पहले 3 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ठीक है, ये था, तो यहाँ पर फाइन यहाँ पर जोड़ दिया गया है 5,000 रुपये तक का फाइन। अब इसमें जो यहाँ पर ये जो बताई गई है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में,
तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ये बताया गया है एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट में कि जो यहाँ पर कोर्ट मार्शल जो रहती है ना, कोर्ट मार्शल के सामने जो कार्रवाई रहती है, ट्रायल जो होता है, वो भी यहाँ पर क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी गई है। ठीक है। और यहाँ पर सेकंड जो एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि कोर्ट के समक्ष जब प्रोसीडिंग शुरू होती है उससे पहले जो लॉ के द्वारा निर्दिष्ट निर्दिष्ट मतलब यहाँ पर जो स्पेसिफाइड है, डायरेक्टेड है, तो जो विधि द्वारा निर्दिष्ट इन्वेस्टिगेशन होता है वो भी यहाँ पर जुडिशियल प्रोसीडिंग का ही एक स्टेज माना जाता है। ठीक है ना। अब चाहे वो इन्वेस्टिगेशन किसी कोर्ट के सामने ना भी किया गया हो, तो जो इन्वेस्टिगेशन रहेगा वो भी यहाँ पर क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग ही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पुलिस के सामने भी जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर मिलते हैं या इस तरह का कोई स्टेटमेंट देता है तो वो भी फॉल्स स्टेटमेंट वहाँ पर माना जाएगा। ठीक है ना। और उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही माना जाएगा और वहाँ पर उसको 7 वर्ष तक का पनिशमेंट वहाँ पर मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें तो खैर कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है, यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है। ए यह एसर्टेन करने के लिए अवनिश्चित करने के प्रयोजन से, पर्पस से, कि क्या जेड को ट्राई के लिए यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, सुपुर्द, है ना, ए इन एन इंक्वायरी बिफोर ए मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ एसर्टेनिंग वेदर जेड ought टू बी कमिटेड फॉर ट्रायल। ठीक है ना। यानी क्या जेड को ट्रायल के लिए वहाँ पर भेजा जाना चाहिए। अब मजिस्ट्रेट के सामने इंक्वायरी में ए स्टेटमेंट शपथ पर, ठीक है ना, ओथ पर ये स्टेटमेंट देता है जिसका वो झूठा होना, मिथ्या होना, फॉल्स होना जानता है। तो यह जो इंक्वायरी है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का एक स्टेज है, इसलिए यहाँ पर ये माना जाएगा कि उसने फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स एविडेंस दिया है। ठीक है। और दूसरी और क्या माना गया है, यहाँ पर ये माना गया है कि कोर्ट के द्वारा लॉ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्टेड है और कोर्ट के अथॉरिटी के अधीन जो कंडक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन, यानी कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने जो लॉ के अधीन डायरेक्शन दिया है इन्वेस्टिगेशन का और कोर्ट की अथॉरिटी के अधीन जो कंडक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों ही क्या माने जाते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग ही माने जाते हैं। अब चाहे वो इन्वेस्टिगेशन किसी कोर्ट के सामने ना भी हो। ठीक है। यानी जैसे कोर्ट के सामने ना भी हो का मतलब क्या है, यानी कोर्ट के डायरेक्शन से अगर ये हो रहा है कि किसी भूमि की जांच करनी है, ठीक है ना, किसी वहाँ पर जगह पर जा कर के, जैसे ये इलस्ट्रेशन दे रखा है कि संबंधित स्थान पर जा कर के भूमि की सीमाओं को अवनिश्चित करने के लिए, ठीक है ना, एन इंक्वायरी बिफोर एन ऑफिसर डिप्यूटेड बाय द कोर्ट टू असरटेन ऑन द स्पॉट द बाउंड्रीज ऑफ लैंड, है ना, मेक्स ऑन ओथ ए स्टेटमेंट विच ही नोज टू बी फॉल्स, जिसके बारे में ए ने शपथ पर कथन किया है और जो गलत है और वो जानता है कि ये कैसा है, झूठा है। तो ये भी जो इंक्वायरी है ना, इन्वेस्टिगेशन है, ये कैसा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग का ही एक स्टेज है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर। अब यहाँ से जो आगे नेक्स्ट सेक्शन जो चलेंगे जितने भी, वो सब आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं इम्पोर्टेंट, तो इसमें कुछ सेक्शन रहेंगी। ठीक है। तो उनको हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, बस उसकी हेडिंग यहाँ पर पढ़नी है बस आपको, और उसका पनिशमेंट आपको ध्यान देना है। ठीक है। बस इतना ही काम का है। तो सेक्शन 230 आपकी जो 194 आईपीसी से कोरिलेट करती है, यहाँ पर है देखो 230 और 231, ये दोनों सेक्शन सेम है, तो इसलिए ऐसे याद रखना कि 230 में तो है जो मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के लिए उसको क्या करवाना है, कन्विक्ट करवाना है, और कन्विक्ट कराने के इंटेंशन से क्या कर रहा है कोई व्यक्ति, या तो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है या फॉल्स स्टेटमेंट वो फैब्रिकेट कर रहा है। ठीक है। तो जब मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के लिए दोषित कराना है उसको, ठीक है,
तो यहाँ पर पनिशमेंट मिलता है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और रिग्रेस में कितना मिल सकता है 10 वर्ष तक का। और साथ ही साथ यहाँ पर फाइन यहाँ पर दिया गया है 25,000 रुपये तक का फाइन। तो ये एडिशनल है, पहले आईपीसी में नहीं था, यहाँ पर जोड़ दिया गया है 50,000 रुपये तक, 25 नहीं 50,000 रुपये तक का फाइन। ठीक है। अब जो सेकंड है इसमें कि अगर यहाँ पर इनोसेंट कोई पर्सन है और उसको फैब्रिकेट करने के आधार पर या फॉल्स स्टेटमेंट के आधार पर क्या कर दिया जाता है, कन्विक्ट कराया जाता है, और उसका कन्विक्शन एग्जीक्यूट में हो जाता है, यानी उसको फांसी दे दी जाती है। ठीक है। तो फिर फॉल्स स्टेटमेंट देने वाले या फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करने वाले व्यक्ति को या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या फिर आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कठोर कारावास। ठीक है ना। तो यहाँ पर मृत्युदंड का प्रावधान है इस 230 सेक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पर मृत्युदंड का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है 230 क्लॉज 2 में। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है सेक्शन यहाँ पर वो है 231 जो 195 से कोरिलेट करती है। यहाँ पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पर ये दोनों आ गई। ठीक है ना। इससे किसी अपराध के लिए दोषित कराना है, कन्विक्ट कराने के इंटेंशन से कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, मिथ्या साक्ष्य दे रहा है या गढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर पनिशमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, और दंड कौन सा है, या तो आजीवन कारावास या 7 वर्ष से उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो। उसके लिए उसको क्या करवा रहा है, दोषित करवाता है, कन्विक्ट करवाता है। ठीक है ना। तो वहाँ पर जब फॉल्स स्टेटमेंट देता है वो, या फॉल्स स्टेटमेंट जो वो फॉल्स एविडेंस क्या कर रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है, तो फिर जिस अपराध के लिए उसको दंडित करवाया गया है उसी से उस व्यक्ति को भी दंडित कराया जाएगा, पनिश किया जाएगा जो फॉल्स स्टेटमेंट देता है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डकैती के लिए है, तो डकैती के लिए किसी को कन्विक्ट करवाया है। ठीक है। और डकैती के लिए उसको 10 वर्ष का कारावास है उसमें, तो फॉल्स स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति को भी वहाँ पर 10 वर्ष तक का ही कारावास या फिर आजीवन कारावास या कारावास वहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 232 जो कि 195A से रिलेटेड है, आईपीसी से। किसी व्यक्ति को फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स एविडेंस देने के लिए क्या किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर पनिशमेंट जो मिलता है, अब धमका रहा किस लिए है, अब उस व्यक्ति के या तो शरीर को है ना, या तो बॉडी को, या उसकी रेपुटेशन जो है, उसकी ख्याति है या प्रॉपर्टी है। ठीक है। या फिर इस व्यक्ति से कोई हितबद्ध व्यक्ति है, इंटरेस्टेड पर्सन है, उस व्यक्ति को क्या करना, इंजरी करने के लिए वो क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है। और उस व्यक्ति को इसलिए इस इंटेंशन से दे रहा है कि तेरे खिलाफ मैं क्या दूंगा, झूठा साक्ष्य दे दूंगा। ठीक है ना। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसको धमकाया जा रहा है ताकि उसको इंजरी हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर पनिशमेंट उसको मिलता है 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या बोथ। ठीक है। और अगर कोई इनोसेंट पर्सन है उसको कन्विक्ट करवा दिया जाता है इससे, ठीक है, जो व्यक्ति धमकी दे रहा है उसके द्वारा, तो फिर यहाँ पर उसको उसी तरीके से पनिश किया जाएगा और उसी तरीके से यहाँ पर उसको दंड दिया जाएगा, उस सीमा तक ही उसको दंड दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा जैसे इनोसेंट व्यक्ति दंडित और दंडाधिष्ट किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है 233 वो है 196 सेक्शन, यानी उस एविडेंस को काम में लाना जिसका फॉल्स होना वो जानता है। तो ये यहाँ पर कोई खास वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर सेक्शन। 234 मिथ्या सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी करना और यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर करना झूठे। ठीक है। 197 जो सेक्शन है आपकी आईपीसी में उससे रिलेटेड है यहाँ पर ये 234। यहाँ पर उसी तरीके से उनको दंडित किया जाता है जैसे उस अपराध के लिए वहाँ पर किया जाता है, मतलब मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जो है दंडित किया जाता है। यहाँ पर जो पनिशमेंट है ना वो मिथ्या साक्ष्य देने या दंडने के लिए जो पनिशमेंट है वही यहाँ पर उनके लिए पनिशमेंट है। ठीक है। जो आपका 229 में दे रखे हैं वही पनिशमेंट आपको यहाँ पर ये मिलेंगे। ठीक है। चाहे वो 233 के लिए पनिशमेंट हो
या 234 के लिए पनिशमेंट हो, ये दोनों के लिए पनिशमेंट कैसे मिलेंगे, जैसे 229 में जो दिया हुआ है पनिशमेंट। ठीक है, तो सेम पनिशमेंट है जो वहाँ पर 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट दिया है या 3 वर्ष तक का 10,000 और 5,000 इस तरह के। अब उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 234 हो गया आपका, यहाँ पर इश्यू करना, जारी करना या साइन करना, कैसा, फॉल्स सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद 235 जो 198 से कोरिलेट करता है, यानी कोई जो सर्टिफिकेट है जिसका फॉल्स होना वो जानता है और उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर असली के रूप में काम में लाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो सर्टिफिकेट जारी करना था, यहाँ पर उस गलत सर्टिफिकेट को काम में लाया जा रहा है। तो ये सेक्शन इसी से आगे की सेक्शन है 235। ठीक है, उसका एक्सटेंशन हो गया यहाँ पर। तो 235 में भी वही पनिशमेंट है जो 229 के लिए दिया हुआ है, मानो उसने फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हो, फॉल्स एविडेंस। ठीक है, फिर उसके बाद में 236 है जो आपका 199 से कोरिलेट करता है आईपीसी से, यानी ऐसी घोषणा में, ऐसी डिक्लेरेशन में जो एविडेंस के रूप में लॉ के अधीन ली जा सके, और ऐसी घोषणा में क्या करता है कोई व्यक्ति, फॉल्स स्टेटमेंट देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है सेक्शन यहाँ पर, ये दोनों घोषणा से संबंधित हैं, डिक्लेरेशन से। 236 और 237, ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना, जो आपका 200 सेक्शन आईपीसी में था। यहाँ पर भी वही है जो फॉल्स एविडेंस देने के लिए जो पनिशमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गई यहाँ पर 36, 37। फिर उसके बाद में 238 238 यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बहुत काम में आती है। जो 201 आईपीसी है, यहाँ पर अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना, ठीक है ना, डिसअपियरेंस करना साक्ष्य का, या अपराधी को बचाने के लिए वो क्या दे रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, झूठी सूचना दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन, इसको याद रखना है 238 को। कोई व्यक्ति है जो जानता है या उसको अपने बिलीफ का, विश्वास करने का कारण है कि कोई अपराध किया गया है ना, तो कोई अपराध करने के बारे में वो जानता है या कोई अपराध किए जाने का उसको पता है, और उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य को वहाँ पर क्या कर रहा है, वो छिपा रहा है। ठीक है, और इस इंटेंशन से कि अपराधी को क्या किया जा सकता है, दंड से उसको बचाया जा सकता है, या फिर उस इंटेंशन से उस अपराध से संबंधित कोई सूचना जो है वो देता है जो झूठी है, या झूठी होने का उसको या तो ज्ञान है, नॉलेज है, या फिर बिलीव है। ठीक है, अब बात है कि जिस अपराध के साक्ष्य का उसने छुपाया है वो अपराध अगर यहाँ पर मृत्यु से दंडनीय है या पनिशेबल बाय डेथ है, तो वहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा 7 साल तक का और साथ ही साथ फाइन। और यदि वो अपराध लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है या फिर 10 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय है, तो फिर वहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगा 3 साल तक का और साथ ही साथ फाइन। ठीक, उसके बाद में अगर वो ऑफेंस यहाँ पर 10 वर्ष तक हो गया, तो अगर वो ऑफेंस यहाँ पर 10 वर्ष तक का नहीं है, ठीक है ना, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से उतनी अवधि के लिए जो उस कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक है, या फिर फाइन से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा उसको। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है, ये यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इसी का ही, कि जानते हुए यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या की है, और बी ने हत्या की है तो बी अपराधी हो गया, और इस अपराधी को दंड से बचाने के इंटेंशन से वो जो इसकी डेड बॉडी है जेड की, इसके मृत शरीर को छिपाने में बी की क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 साल तक की सज़ा हो गई क्योंकि हत्या हुई है, और साथ ही साथ जुर्माना भी है। उसके बाद में नेक्स्ट है 202
सेक्शन से कोरिलेट करती हुई सेक्शन 239, यानी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई व्यक्ति बाउंड है और उस व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध की इन्फॉर्मेशन देने का इंटेंशनली ओमिशन किया जाता है, साथ से लोप किया जाता है, यानी वो इंटेंशन नहीं देता है। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 6 महीने तक का है, या फिर फाइन जो रहेगा वो 5,000 रुपये तक का रहेगा, या फिर उसको दोनों से यहाँ पर पनिश किया जा सकता है। तो फाइन जो है वो यहाँ पर 5,000 रुपये एडिशनल जोड़ा गया है, अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 240 सेक्शन, जो कि आपका 203 आईपीसी से कोरिलेट करता है कि कोई अपराध किया गया है और उस अपराध के बारे में वो क्या देता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है। वहाँ तो 239 यानी 239 में तो इन्फॉर्मेशन जो है वो देता नहीं है किसी अपराध के बारे में, जबकि वो लीगली बाउंड है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और यहाँ पर किसी अपराध के बारे में जानता है कि अपराध हुआ है, ठीक है ना, और फिर भी उस अपराध के बारे में झूठी सूचना देता है। ठीक है। तो अब किसी अपराध के बारे में झूठी सूचना देना, झूठी इन्फॉर्मेशन देना, वहाँ पर पनिशमेंट है 2 साल तक का, या फिर फाइन, या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है 241 जो 204 आईपीसी है, यानी एविडेंस के रूप में किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पेश किया जाना रोकने के लिए, निवारित करना मतलब प्रिवेंट करना, रोकने के लिए उसको नष्ट करना। तो ये हो गया आपका साक्ष्य नष्ट करना। डिस्ट्रॉय करना एविडेंस को। ठीक है। 241 में अब वो एविडेंस यानी वो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वो कोई व्यक्ति छिपाता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो किसी कोर्ट में पेश किया जाना है या किसी पब्लिक सर्वेंट के समक्ष में जो उसको सामने उसको पेश किया जाना है। ठीक है ना। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को अगर वो मिटाता है, छिपाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, तो यहाँ पर उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट रहेगा, या फिर फाइन जो 5,000 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है। या फिर दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 वर्ष है, पहले आईपीसी में कितना था, 2 वर्ष तक या फाइन। ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, 3 वर्ष तक या फिर फाइन जो 5,000 रुपये तक का हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे 242 सेक्शन, जो कि आईपीसी की 205 से कोरिलेट करती है। यानी यहाँ किसी आप देखेंगे किसी सूट में या किसी प्रोसिक्यूशन में किसी एक्ट या किसी प्रोसीडिंग के प्रयोजन से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मिथ्या प्रतिरूपण मतलब फॉल्स पर्सोनेशन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन यहाँ पर, बस इतना है कि 3 साल तक का पनिशमेंट या फाइन है यहाँ पर, या दोनों से, इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन 206 से जो कोरिलेट करती है 243, प्रॉपर्टी को जब्त करना है, ठीक है ना, सीज करना है। और प्रॉपर्टी को सीज किए जाने में या उसके एग्जीक्यूशन में जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो अभिग्रहित किए जाने से रोकने के लिए, ठीक है ना, या तो सीज की जानी है या फिर उसको फोरफिट किया जाना है। और इसको सीज करने या फोरफिट करने से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है ना। और रोकने के लिए उसको क्या किया जा रहा है, फ्रॉडुलेंटली तरीके से उसको हटा रहा है प्रॉपर्टी को, या फिर प्रॉपर्टी को छिपा रहा है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर हो गए आपके ऑफेंस ये। और यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 3 वर्ष तक का पनिशमेंट है यहाँ पर, और फाइन कितना है, 5,000 रुपये। तो यहाँ पर भी पहले कितना था आईपीसी में, 206 में 2 वर्ष तक या फाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन आपकी है 244 जो आपकी बात करती है 207। ठीक है। यानी प्रॉपर्टी पर उसके जब्त किए जाने में या उसके निष्पादन में अपग्रेड किए जाने से रोकने के लिए कपटपूर्वक दावा, तो यह फ्रॉडुलेंटली क्लेम किया जा रहा है। तो दोनों सेक्शन एक जैसी हैं, 243 244। ठीक है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 245। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन। ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है उसको फ्रॉडुलेंटली तरीके से डिक्री होने देना, सहन करना, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे 246। यहाँ पर 209 से कोरिलेट है ये सेक्शन, यानी डिसऑनेस्टली तरीके से कोर्ट में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर फॉल्स क्लेम किया जा रहा है, ठीक है। 2 वर्ष तक का पनिशमेंट है और जुर्माना है। ये थोड़ा सा छोटी सेक्शन है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कभी कभी पूछी जा सकती है, पूछी जा सकती है लेकिन पूछी नहीं गई है, ठीक है ना, तो इसलिए वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है ये सेक्शन भी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 247 जो कि 210 आईपीसी से कोरिलेट है, यानी ऐसी राशि के लिए जो दे नहीं है उसमें फ्रॉडुलेंटली डिक्री जो है वो ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, ठीक है। 246 247 एक तरह की सेक्शन है दोनों ही, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जा रहा था, फॉल्स क्लेम किया जा रहा था, ये सेक्शन है वो वाली, ठीक है ना, जो कोरिलेट कर रही है उसके लिए। यहाँ पर क्या है, ऐसी राशि के लिए जो दे नहीं है उसको फ्रॉडुलेंटली डिक्री क्या किया है, डिक्री होने देना, सहन करना, फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। तो 245 और 247 इन दोनों सेक्शन को आपको कोरिलेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 211 सेक्शन से जो कोरिलेट करती है सेक्शन 248, इंजरी करने के इंटेंशन से किसी अपराध का यहाँ पर क्या करना है, फॉल्स चार्ज लगवाना है, मिथ्या आरोप लगाना है किसी व्यक्ति पर, ठीक है। तो ये सेक्शन यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये सेक्शन, तो इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो मिलेगा 5 वर्ष तक का या 2 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर फाइन जोड़ दिया गया है, पहले यहाँ पर कितना पनिशमेंट था, 2 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन, अब कितना हो गया, 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या 2 लाख रुपए तक का फाइन। ऐसे ही यदि ऐसी दंडिक कार्रवाई मृत्युदंड, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष से उससे अधिक के कार्रवाई से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर इंस्टीट्यूट की जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, फाइल की जाती है, तो वहाँ पर पनिशमेंट कितना हो जाता है, बढ़ जाता है, 10 साल तक का पनिशमेंट हो जाएगा और साथ ही साथ फाइन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है 249 जो कि 212 है, आईपीसी से कोरिलेट करती है, अपराधी को यहाँ पर छिपाना है, सहारा देना है, हार्बरिंग करना है, ठीक है। तो अब वो अपराधी जो है वो किस तरह का उसने अपराध किया है, तो जिस तरह का अपराध किया है उसी तरह के आधार पर यहाँ छिपाने यानी सहारा देने वाले व्यक्ति को यहाँ पर जो है दंड मिलता है। यदि वह अपराधी उसने मृत्यु से दंडनीय अपराध किया है तो उसको हार्बरिंग करने वाले व्यक्ति को कितना पनिशमेंट मिलेगा, 5 साल तक का और इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन। यदि उस अपराधी ने आजीवन कारावास यानी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय कोई अपराध किया है तो वहाँ हार्बरिंग करने वाले व्यक्ति को, संश्रय देने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की सज़ा और साथ ही साथ फाइन भी देना होगा। और यदि उस व्यक्ति ने, अपराधी ने 1 वर्ष तक ना कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध किया है, ठीक है, तब वहाँ पर उस अपराध के लिए अधिकतम अवधि की 1/4 तक का उसको पनिशमेंट मिलेगा या फिर फाइन या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है 213 से जो कोरिलेट करती है सेक्शन, यहाँ पर जो संश्रय देना है ना उसमें एक्सेप्शन है कि वो यहाँ पर उसके पति या पत्नी, यहाँ पर आप देखेंगे स्पाउस वर्ड प्रयोग किया गया है, यहाँ पर चेंज है, पहले यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ वर्ड थे, ठीक है ना, हस्बैंड और वाइफ, अब आप देखेंगे इंग्लिश में स्पाउस वर्ड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं आते हैं हार्बरिंग में, छिपाने में। उसके बाद में 240 के बाद में, मतलब 213 के बाद में 212 के बाद 213 है, यहाँ पर सेक्शन है जो कि 250 से कोरिलेट करती है। अपराधी को दंड से बचाने के लिए वहाँ पर क्या करना है, उपहार आदि लेना है, ठीक है ना,
किसी से लालच में अपना कुछ भी पैसा वगैरह कुछ ले लेना उसको बचाने के लिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पर ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करना, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो उससे ले लेना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, कोई लालच वगैरह कुछ भी इस तरह की प्रॉपर्टी, कोई जो है वस्तु वगैरह कुछ भी ऐसा प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयत्न भी करना, इसमें अटेम्प्ट भी करना, वो भी इसमें जो है दंडित किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, अपराधी किस तरह का है, ठीक है। अगर मृत्यु से दंडनीय अपराध किया है तो यहाँ पर 7 वर्ष तक का जुर्माना मिलेगा, वो 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ जुर्माना रहेगा यहाँ पर। अगर अपराधी ने यहाँ पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध किया है तो यहाँ पर उससे कोई भी वस्तु ले लेना उसे बचाने के लिए, तो वहाँ पर जो सज़ा मिलेगी 3 साल तक की, ठीक है ना, और साथ ही साथ फाइन। और यहाँ पर भी देखेंगे आप, अगर 10 साल से नीचे का है अपराध तो वहाँ पर उस दीर्घतम अवधि की 1/4 तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों से दंडित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन यहाँ पर, जो 215 से कोरिलेट करती है 251, अपराधी को बचाने के प्रतिफल स्वरूप जो गिफ्ट लिया जा रहा है उसकी गिफ्ट लेने के लिए यहाँ पर प्रपोज करना है, ऑफर देना है, या उस संपत्ति का क्या कर लेना है, रिस्टोर करवा लेना है, प्रत्यावर्तन कर लेना है, ठीक है ना, अपने पक्ष में उस संपत्ति को ट्रांसफर करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही पनिशमेंट है, सेम है आपके जो उसमें दिए हुए थे 251 में, ठीक है। फिर उसके बाद में वहाँ तो था अपराधी को छिपाने के लिए, और यहाँ है चोरी की संपत्ति उसको जो है वापस लेने में सहायता करने के लिए यहाँ पर गिफ्ट लेना है, ठीक है। 215 में, वो 214 था, ये 215 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन, बस इतना ही याद रख लो कि किस सेक्शन में क्या है। फिर 253 ये इम्पोर्टेंट है, जो 216 से कोरिलेट करती है। ऐसे अपराधी को सहारा देना है, संश्रय देना, जगह देना है जो कस्टडी से निकल भागा है किसी अभिरक्षा से, या फिर जिस अपराधी को पकड़ने का ऑर्डर जारी हो चुका है, ठीक है ना। तो वहाँ पर उसको संश्रय देना, सहारा देना, हर्बर करना, उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट है। तो वही पनिशमेंट है जो आपका अभी 252 251 में जो है दे रखा था, ठीक है, सेम पनिशमेंट है उसी से रिलेटेड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है 254, वो बात करती है आपका 216A से कोरिलेट करती है आपके आईपीसी से, जहाँ लुटेरों को, यानी जो रॉबर्स होते हैं, डाकू जो डिकॉइट्स होते हैं, उनको क्या किया जा रहा है, उनको हार्बरिंग की जा रही है, उनको संश्रय दिया जा रहा है। तो उसके लिए पेनल्टी कहाँ पर है, 254 में, ठीक है। यहाँ पर जो पेनल्टी है वो 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट है और साथ ही साथ जुर्माना भी है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे सेक्शन यहाँ पर 255, ठीक है। जो 255 सेक्शन है यहाँ पर वो क्या कहती है, वो है आपकी 217 जो आईपीसी से उससे कोरिलेट करती है। यानी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या संपत्ति की जप्ती से बचाने के इंटेंशन से विधि के निर्देश की अवज्ञा, यानी यहाँ पब्लिक सर्वेंट को पनिशमेंट जो वो मिलेगा, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट किसी व्यक्ति को उसके दंड से बचाने के लिए उसकी संपत्ति की फीस सीज करने से उसको बचाया जा रहा है, तो वहाँ पर पनिशमेंट मिलता है 2 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों। 256 जो कि आपका 218 सेक्शन से कोरिलेट करता है आपका, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति को दंड से या किसी प्रॉपर्टी को सीज करने से बचाने के इंटेंशन से पब्लिक सर्वेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पर फ्रेम किया जा रहा है इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स, या फिर इनकरेक्ट यहाँ पर लेख लिखा जा रहा है, उसकी फ्रेमिंग की जा रही है। कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करना जो इनकरेक्ट हों, गलत हों, अशुद्ध हों। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो
अगर डॉक्यूमेंट लिखते हो तो पनिशमेंट 1 साल बढ़ जाता है, यानी 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये दोनों सेक्शन पब्लिक सर्वेंट को पनिश करती हैं। ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे 257। 257 जो कि आपका 219 सेक्शन से कोरिलेट करता है। इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से ये सारे, ये कोई सेक्शन, यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग में विधि के अगेंस्ट, लॉ के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट वगैरह उसका पब्लिक सर्वेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, रिपोर्ट का करप्ट तरीके से उसको, रिपोर्ट को जो है वो लिखा जा रहा है। ठीक है ना। यानी कोई पब्लिक सर्वेंट जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में गलत रिपोर्ट वगैरह लिखता है, गलत ऑर्डर लिखता है, गलत डिसीजन लिखता है, ठीक है, या गलत डिसीजन सुनाता है, तो वहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगा 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों। ठीक। उसके बाद में 258 सेक्शन जो कि आपका 220 सेक्शन से कोरिलेट करता है, यानी प्राधिकार वाले व्यक्ति के द्वारा, ऐसा पर्सन जो अथॉरिटी रखता है और जो ये जानता है कि वो लॉ के अगेंस्ट कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, उसके द्वारा विचारण के लिए या डिटेन करने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सुपुर्दगी की जा रही है। ठीक है ना, कमिटमेंट किया जा रहा है। तो कोई व्यक्ति किसी ऐसी पोस्ट पर है जो व्यक्तियों को ट्रायल करने के लिए या डिटेन करने के लिए उसको कमिट करने की पावर है। ठीक है ना, या व्यक्तियों को डिटेन करने का उसको लॉफुल अथॉरिटी है, और किसी व्यक्ति को उस अथॉरिटी के प्रयोग में वो जानते हुए करप्ट तरीके से, ठीक है, उसको वो करप्ट तरीके से या विद्वेषपूर्ण तरीके से, यानी मैलिशियसली तरीके से उसको क्या कर देता है, वो कमिट करता है, सुपुर्द कर देता है या उसको डिटेन में रखता है, तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलता है 7 साल तक का, या फिर फाइन या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर 259 सेक्शन जो 221 सेक्शन से कोरिलेट करती है, किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए कोई व्यक्ति बाउंड है, कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पब्लिक सर्वेंट, और उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ने का क्या किया जा रहा है, इंटेंशनली ओमिशन किया जा रहा है, लोप किया जा रहा है, यानी उसको वो पकड़ता नहीं है पब्लिक सर्वेंट, तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलेगा। अलग अलग तरीके से पनिशमेंट है। जैसा अपराधी है, वो जिसको पकड़ने के लिए वो लोप कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, अगर वो अपराधी मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने का आरोप है उस पर, और तब उसको पकड़ने का लोप किया जाता है, तो वह जुर्माना सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के भी कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है, उसका दंड उसको मिलेगा। ठीक है। और वह अपराधी अगर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए यहाँ पर चार्ज है उस पर, ठीक है ना, तब उसको पकड़ने का यहाँ पर लोप किया जा रहा है, ओमिशन किया जा रहा है, तो पनिशमेंट मिलेगा उस पब्लिक सर्वेंट को 3 साल तक का, चाहे वो जुर्माने सहित हो या रहित हो। ठीक है ना, विद और विदाउट फाइन। और वह व्यक्ति 10 साल से कम अवधि के इम्प्रिजनमेंट से वो पनिश है, उसको उस पर आरोप है मतलब, ठीक है, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 2 साल तक का है, या फिर फाइन या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो सेक्शन, वो है 260 जो कि आपका 222 सेक्शन से कोरिलेट करती है। यानी कोई व्यक्ति है जो अंडर सेंटेंस है या फिर अंडर लॉफुली मतलब वो कमिटेड किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए यहाँ पर बाउंड है पब्लिक सर्वेंट, और उसके द्वारा उसको पकड़ने का क्या किया जा रहा है, इंटेंशनली लोप किया जा रहा है। ठीक है। तो इन दोनों सेक्शन में जो 259 है और 260 है, 259 में जो है वो ये है कि केवल कि कोई आरोपी है और वो मतलब पकड़ने के लिए आबद्ध है पब्लिक सर्वेंट, और उसको पकड़ने का वो जानबूझकर क्या कर रहा है, लोप कर रहा है, ओमिशन कर रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई आरोपी जो है आरोपी नहीं है, जबकि वो दंडादेश के अधीन है। ठीक है ना, कोर्ट ने उसको सेंटेंस दिया हुआ है, दंडादेश के अधीन या कस्टडी में रखा जाने के लिए वो यहाँ पर क्या है, लॉफुली कमिटेड है कोई पर्सन,
उसको पकड़ने का, डिटेन करने का यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, लोप करता है इंटेंशनली, ठीक है, या फिर उसको भागने देता है वहाँ से, या फिर भागने में उसकी क्या कर रहा है, मदद करता है। तो फिर यहाँ पर जो पनिशमेंट है फिर वो उसी तरीके से मिलेगा कि उसने कौन सा अपराध किया हुआ है अपराधी ने। अगर मृत्युदंड से दंडनीय अपराध किया हुआ है, ठीक है, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगा विद फाइन और विदाउट फाइन आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, या फिर 14 वर्ष तक की सजा। और अगर अपराधी ने कोई, यहाँ पर ये है कि वो जो परिरुद्ध यानी डिटेन्ड जो पर्सन है या जिसको पकड़ा जाना चाहिए था, वो कोर्ट के दंडादेश से, सेंटेंस से, या ऐसे सेंटेंस के यहाँ पर लघुकरण करने के लिए, ठीक है ना, कम्यूटेशन बोलते हैं उसको, दंड को घटा देना, ठीक है ना, उस सेंटेंस के कम्यूटेशन के आधार पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक के या उससे अधिक की अवधि के लिए इम्प्रिजनमेंट के अधीन है, तब उस पब्लिक सर्वेंट को जो पनिशमेंट मिलेगा विद और विदाउट फाइन 7 साल तक की सजा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बोरियत वाले सेक्शन है यहाँ पर ये, ठीक है। नेक्स्ट है 261 जो कि 223 सेक्शन से कोलेट करती है। 261 कहती है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा यहाँ पर नेग्लिजेंस बरती जाती है और उस नेग्लिजेंस से, ठीक है, किसी व्यक्ति को जो डिटेन में है या कस्टडी में है उसको निकल भागने देता है वो, यहाँ पर 261 में। तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट मिलता है 2 साल तक की सज़ा या फिर फाइन, या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे 262 सेक्शन जो 224 सेक्शन से कोलेट करता है। किसी व्यक्ति के द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में यहाँ पर प्रतिरोध या बाधा की जाती है। यानी कोई व्यक्ति है जिसको पकड़ने पुलिस आ रही है या कोई पब्लिक सर्वेंट आ रहा है पकड़ने, और वो क्या कर रहा है वहाँ पर उस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, कोई बाधा पहुँचा रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, या उसका प्रतिरोध कर रहा है अपने पकड़े जाने में, ठीक है, तो वहाँ उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होगा या फाइन, या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। अब ये सेक्शन सारी ऐसी हैं ही, अपने पकड़े जाने में या किसी और व्यक्ति के पकड़े जाने में वहाँ पर रेजिस्टेंस करना या ऑब्स्ट्रक्शन करना। तो 224 हो गई अपने पकड़े जाने में, ठीक है ना, 200 मतलब 262 क्या हो गई, अपने पकड़े जाने में यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस करना। 263 क्या हो जाएगी, 263 होगी अन्य व्यक्ति के लिए। 263 क्या है, जो 225 से कोलेट करते हैं आईपीसी से, अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार यहाँ पर पकड़े जाने में क्या किया जा रहा है, रेजिस्टेंस किया जा रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो जो है क्या होगा, पनिशमेंट 2 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट होगा या फाइन, या दोनों से उसको जो है दंडित किया जाएगा। और वह व्यक्ति जिसने जो पकड़ा जाना है, जिसको छुड़ाया जाना है या छुड़ाने का प्रयत्न किया गया है, अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है या 10 वर्ष तक की सज़ा का उस पर आरोप है, ठीक है ना, तब उस व्यक्ति को जो है अगर पकड़ने में प्रतिरोध किया जाता है, रेजिस्टेंस किया जाता है या ऑब्स्ट्रक्शन किया जाता है, तो वह सज़ा बढ़ जाती है, फिर 3 साल तक की सज़ा होती है और साथ ही साथ फाइन भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 264 जो कि 225A है, ये सब इसी तरह की सेक्शन है कि उस पर पनिशमेंट कोई और है, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, बस उसकी मार्जिनल लाइन को आपको याद रखना है बस। 264 सेक्शन जो 225A सेक्शन से कोरिलेट करती है, 225A, ठीक है, आईपीसी से, उन कंडीशंस में जिनके लिए यहाँ जो बीएनएस में कहीं भी प्रोविज़न नहीं है, और पब्लिक सर्वेंट किसी अभियुक्त को पकड़ने का यहाँ पर क्या कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, या उस पब्लिक सर्वेंट उस ऑफेंडर को, अपराधी जो है उसको भागने दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर, और उसके लिए पनिशमेंट नहीं है कहीं, तो यहाँ उस सेक्शन, इस सेक्शन में उसके लिए पनिशमेंट है यहाँ पर 3 वर्ष तक की सज़ा या फिर फाइन, या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। और अगर वो ऐसा नेग्लिजेंट तरीके से करता है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा जो 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना, या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। फिर उसके बाद में 265 जो सेक्शन है
जो कि 225B से कोरिलेट करती है। अन्य जगह पर बीएनएस में कोई ऐसे प्रोविज़न नहीं है, तब किसी व्यक्ति को विधि पूर्वक पकड़ने में क्या किया जा रहा है, रेजिस्टेंस किया जा रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन किया जा रहा है या निकल भागना या छुड़ाना। कोई भी व्यक्ति के लिए है, वो पब्लिक सर्वेंट के लिए था ऊपर, और 264 में 265 में किसी भी व्यक्ति के लिए है। ठीक है ना। तो यहाँ पनिशमेंट क्या है, 6 महीने तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है 266। 266 जो कि 227 सेक्शन से कोरिलेट करती है आईपीसी में। यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ किसी व्यक्ति के दंड का पनिशमेंट जो उसको मिलती है उसका रिमीजन किया जाता है, और उस रिमीजन की वो शर्त जो होती हैं, कंडीशंस जो होती हैं, उनका वो वायलेशन करता है। यानी जब सरकार जो होती है, सरकार दंड का यहाँ पर कंडीशन के आधार पर रिमिट करती है यहाँ पर। तो रिमिट जो करती है वो बीएनएसएस की सेक्शन 473 में, जबकि जो सीआरपीसी की ये सेक्शन थी आपकी 432। तो यहाँ पर जब दंड का कंडीशनली रिमीजन करती है, उस सज़ा को उसका स्वरूप बदले बिना उसको कम कर देती है। ठीक है ना। तो उस शर्त का वो क्या करता है, कंडीशन का वायलेशन कोई व्यक्ति करता है, तो जितनी उसने, तो यदि वह उस जिसके लिए वह मूलतः दंडित किया गया था, यदि वह उस दंड का जिसके लिए वह मूलतः दंडादेश किया गया था कोई भाग पहले ही न भोग चुका हो, तो वह उस दंड से किया जाएगा दंडित जितनी सज़ा उसने काट ली है और जितनी सज़ा नहीं काटी है। तो जितनी सज़ा नहीं काटी है वो उसके लिए तो उसको दंडित किया ही किया जाएगा। ठीक है ना, जेल भेजा जाएगा। और यदि वह उस दंड का कोई भाग पहले से भोग चुका हो तो वह उस दंड के उतने भाग से जितने का पहले ही भोग चुका हो दंडित किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जितना भाग वो भोग चुका है उतने दंड उसको एडिशनली और मिलेगा वायलेशन करने पर। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपकी सेक्शन, इसमें से आप देखेंगे 266 जो थी सेक्शन, ये 227 से कोरिलेट थी। ठीक है। तो 225B के बाद 227 है, ये 226 सेक्शन आईपीसी में ही नहीं थी। ठीक है ना, आईपीसी में पहले से ही नहीं थी ये। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 267। 267 जो 228 सेक्शन से रिलेटेड है आईपीसी में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सेक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो 228 थी आईपीसी में, वो 267 है। और यहाँ पर ये बात कही गई है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो लोग बैठे हुए हैं, मतलब पब्लिक सर्वेंट, उसका इंटेंशनली क्या किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, या उसके कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है, इंटरप्शन किया जा रहा है। ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के किसी भी प्रक्रम में स्टेज में बैठा हुआ है, उसका इंटेंशनली कोई जो है यहाँ पर इंसल्ट करता है या उसके कार्य में कोई भी यहाँ पर इंटरप्शन करता है, तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 6 महीने तक का, या फिर फाइन जो 5,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों। तो फाइन यहाँ पर जो है वो जोड़ा गया है 1,000 रुपये से बढ़ा करके 5,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद में 268 जो सेक्शन है, जो कि 229 आईपीसी से कोरिलेट करती है। यहाँ पर क्या है, पर्सोनेशन किया जा रहा है किसी असेसर का। असेसर होते हैं जो सहायता करते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी मामले में किसी पर्सोनेशन के द्वारा या अन्य तरीके से अपने को यह जानते हुए वो असेसर के रूप में तालिकांकित, पैनलित या गृहीत शपथ इंटेंशनली कराएगा। ठीक है। intentionally goes or knowingly suffer himself to be returned impaneled yes sworn as an assessor। ठीक है ना, या वो इंटेंशनली कराता है शपथ, या होने देता है, या जानते हुए सहन करता है। ठीक है ना, कि वह इस प्रकार तालिकांकित, मतलब इस प्रकार से वो रिटर्न की गई है, एम्पेनल्ड की गई है, या स्वर्ण की गई है।
ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ से पढ़ो ही मत, बस इतना याद रखो पर्सोनेशन ऑफ असेसर क्या है, किस सेक्शन में, 268 में। पनिशमेंट 2 साल तक का या फाइन या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। ठीक, ये आपकी सेक्शन हो गई 229। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी सेक्शन है, जो लास्ट सेक्शन है आपकी 229A आईपीसी से जो कोरिलेट करती है। यहाँ जमानत पत्र पर या बंद पत्र पर, यानी बेल बॉन्ड पर या बॉन्ड पर छोड़े गए जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा कोर्ट में जब वो उपस्थित नहीं होते हैं और उसमें फेलर हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, तब उनको जो पनिशमेंट मिलता है वो 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों से उसको पनिश किया जाता है। तो ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है, लास्ट सेक्शन है इसकी, ठीक है, चैप्टर की। तो ये आपका यहाँ पर सेक्शन, चैप्टर मतलब ये कंप्लीट होता है। और यहाँ जो असेसर वर्ड था ना इसमें साथ में, आईपीसी में यहाँ पर जूरी वर्ड भी था, तो जूरी शब्द यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है, केवल असेसर वर्ड ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चैप्टर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 15 हो जाएगा, 15 16 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका 17 चैप्टर जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।